नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। स्वराज के लिए जान नहीं दे पाया, स्वराज के लिए जीवन दूंगा, ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। नसाऊ कलेजियम कहा, आज भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा भी करता है। पीएम ने न्यूयॉर्क में अनिवासी भारतीयों को किया संबोधित और कहा, तीसरे कार्यकाल में महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करना है, भारत अवसरों का देश है। और क्या कहा है? अब अपना नमस्ते भी बहुराष्ट्रीय हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है, आपका प्यार मेरा सौभाग्य है। भारतीय किसी भी देश में हो, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम सबसे अधिक योगदान देते हैं, चाहे कहीं भी हो। भारत सरकार अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगी, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजल्स में। दुनिया को नुकसान पहुंचाने में भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है और इसका कारण उत्सर्जन 4% भी कम है, 4% भी कम है उससे। तो वही बात हो रही है। भारत बना शतरंज का बादशाह, 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ, पहली बार पुरुष और महिला टीम ने जीते स्वर्ण पदक। पुरुषों ने स्लोवेनिया और महिलाओं ने आप देखिए अजरबैजान को दी मात। ये आप देखिए आर प्रगनंद है, वंतिका अग्रवाल है, दिव्या देशमुख है और डी गुकेश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय पुरुष टीम ने इससे पहले टूर्नामेंट के 2014 व 2022 के चरण में कांस्य पदक जीते थे। महिला टीम ने 2022 में कांस्य पदक अपने नाम किया हुआ था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जीत ने हार को पछाड़ा, ये आप देखिए 92 वर्ष में पहली बार टेस्ट में भारत की जीत का आंकड़ा हार से आगे निकला है। 280 रनों से भारत ने चेपक में बांग्लादेश को हराया। टेस्ट में यह आप देखते हैं कि 179वीं जीत है, अब तक हारे हैं 178 मैच। एक भी पत्थरबाज व आतंकी रिहा नहीं किया जाएगा। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटने के बाद चुनाव हो रहा है ना। लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया था। ऐसे दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब से लगती है। 90 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं। और देखिए विधानसभा चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। देखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर जंतर मंतर पहुंचे केजरीवाल, संघ प्रमुख से पूछे 5 सवाल। ये आप देखते हैं जिस जंतर मंतर से 4 अप्रैल 2011 को भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, अरविंद केजरीवाल नायक बने और आम आदमी पार्टी निकली 2012 में। उसी जंतर मंतर पर 13.5 वर्ष बाद केजरीवाल भ्रष्टाचार का दाग धोने पहुंचे हैं। उन्होंने रविवार को जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत लगाई है। एक बात और आपको बता दूं, ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अतीसी नई मुख्यमंत्री बन चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वामपंथी दल फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक राष्ट्रीय चुनाव नीति का किया समर्थन। एक बात और आपको बताया दूं, यहाँ ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे, विधानसभा के भी और लोकसभा के। लेकिन 1968-69 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई थी। फिर आपके लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि एक क्रम बदल गया था। उन सबको एक करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर ये हो जाएगा तो पैसे की बचत भी होगी, कर्मचारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा और काम भी हो पाएगा। बट आप देखते हैं कि अभी हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं आपके, और वोट परसेंट भी बढ़ेगा कि लोग सोचेंगे कम से कम एक ही बार तो चुनाव में भाग लेना है और वो 5 साल में एक बार बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। पंजाब के गांव में जल रही पराली शहरों तक पहुंच रहा है धुआं।
पराली यानी कि देखिए धान की कटाई होने के बाद जो बचता है ना अवशेष, उसी की बात हो रही है। और एक से एक और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, किसानों की जो खेत की उत्पादन क्षमता होती है ये भी घटती है। जैसे कि कीटाणु होते हैं, आग जलती है तो वो मर जाते हैं। लेकिन क्या है, परेशानी यह है कि किसानों के पास सुविधाएं नहीं है, और सबसे सरल लगता है किसानों को कि आग लगा दें किसमें, उस अवशेष अवशेष में। अधिकांश दल सहमत, पर जाति आधारित जनगणना कराना आसान नहीं है। 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातीय गणना में 46.80 लाख जातियां की गई थी दर्ज। 1931 की जनगणना में देश में कुल 4000, आप देखते हैं 167 जातियां थी। 2011 में यह संख्या बढ़कर 46.80 लाख से अधिक हुई थी। देखिए एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, जनगणना कहने का मतलब होता है कि हर 10 साल में होती है ना। 1872 लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। 1881 लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 1931 में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े भी जारी किए गए थे, उसके बाद नहीं जारी किए गए कभी भी। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना की बात हो रही है कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है, उसी की बात कर रहे हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि दरअसल 1931 के जनगणना में देश में कुल 4147 जातियां दर्ज की गई थी। इसी के आधार पर मंडल आयोग ने 1980 में पिछड़ी जातियों के को आरक्षण का लाभ देने की रिपोर्ट दी थी। 1931 में 91 में बीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया था, लेकिन 2011 की जनगणना में जातियों की संख्या 46.80 लाख से अधिक पहुंच गई थी। वैसे तो 2011 का जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से जुड़े कुछ आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में दिए थे जो चौंकाने वाले थे। इसके अनुसार 2011 में महाराष्ट्र की 10.3 करोड़ की जनसंख्या में 4.28 लाख जातियां दर्ज की गई थी। इनमें से 99% जातियां ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 100 से भी कम थी, और जबकि 2440 जातियों की जनसंख्या 8.80 लाख थी। हैरानी की बात यह है कि इसमें 1.17 करोड़ यानी लगभग 11% लोगों ने बताया कि उनकी कोई जाति नहीं है। और जातीय गणना में लोगों की सीमित विकल्प नहीं दिए जा सकते हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील जातीय गणना की मांग का विरोध करने की हिम्मत भले ही कोई दल नहीं जुटा पा रहा हो, लेकिन इसकी मांग करने वाले दलों को भी इसकी वास्तविक सच्चाई मालूम है। शायद यही कारण है कि साम्प्रत सरकार के साथ होते हुए भी राजद ने 2014 के पहले 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए दबाव नहीं बनाया था। हाल ही में बिहार में हुए जातीय सर्वे के रूप में जातियों की गणना के दायरे में 214 जातियां तक सीमित रखा गया। लोगों को इन्हीं 214 जातियों में किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया, लेकिन आम जनगणना के साथ होने वाली जातीय गणना में लोगों को सीमित विकल्प नहीं दिए जा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जनगणना के नियमों के तहत लोगों को अपनी जाति बताने की छूट देनी होगी। उन्होंने कहा कि इससे देश में जातियों की संख्या 2011 के 46.80 लाख को भी पार कर सकती है। पिछले 1.5 दशक में छोटे छोटे समूहों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं, और वे स्वयं को विशेष जाति के रूप में स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस तरह के टॉपिक पर एक सामान्य जानकारी भी आप लोग जरूर रखा करिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। रिक्लेम द नाइट की आयोजन से जुड़ी 5 महिलाओं के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। आयोजकों का कहना है कि कोलकाता पुलिस को अभियान के बारे में पहले ही दी गई थी जानकारी। या आप देखिए, डॉक्टर से जो महिला डॉक्टर से दरिंदगी हुई थी ना, उसी घटना के विरोध में हुए रिक्लेम द नाइट अभियान के आयोजन से जुड़ी 5 महिलाओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि अभियान के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। तो उसी की एक कोलकाता में देखिए, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको देखने मिलेगी कोलकाता, और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। आपराधिक आय भारत आई तो माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध। कोर्ट ने कहा किसी भी देश में विशिष्ट अपराध की सुनवाई के उसी देश की कानून प्रक्रिया से हो सकती है। नियुक्ति संबंधी सर्वसम्मति निर्णय में मनमानी का हिस्सा थी स्वाति
मालीवाल हाई कोर्ट कह रहा है ये। संगठित अपराध की जद में तेजी से आ रही है राष्ट्रीय राजधानी। दिल्ली पुलिस के आपराधिक आंकड़ों में 8 महीने में सामने आए संगठित अपराध के 35 मामले। रंगदारी मांगने से संबंधित धमकी भरी कॉल से लेकर ड्रग्स व हथियार तस्करी के मामले भी बढ़े हैं इस समय। इस साल डकैती और हत्या के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो देख रहे हैं अपराध बढ़ रहा है और हर जगह बढ़ रहा है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। एक सही शिक्षा और अच्छे इंसान, अच्छी इंसानियत और अच्छे संस्कार, यही सब कुछ रोक सकते हैं। और इसमें परिवार, माँ बाप का, शिक्षकों का, सबका रोल होना चाहिए। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चीन को क्वाड की कड़ी चेतावनी। दूसरे देशों को डराने की रणनीति मंजूर नहीं है। मोदी ने कहा हम किसी के खिलाफ नहीं है, क्वाड अब स्थायी संगठन है। जो बाइडेन ने गृह नगर में हुआ क्वाड का छठा शिखर सम्मेलन। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भी हुई विमर्श और यूक्रेन विवाद के संदर्भ में क्षेत्रीय अखंडता का आदर करने पर जोर दिया गया। अगले वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा और क्वाड का साथ मिलकर चलना मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये भी कहा जाए। देखिए, क्वाड में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। दिल के दरवाजे खुले हों तो घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं, मोदी जी कह रहे हैं। पीएम मोदी का परिचय कराते समय जो बाइडेन भूले नाम, अमेरिकी राष्ट्रपति है ना, उन्हीं की बात हो रही है। बाइडेन दंपति को दिए उपहार चांदी की ट्रेन व पश्मीना शॉल दिया हुआ है। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा भारत। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस सिलसिले में हुई प्रगति का किया है स्वागत। मोदी बाइडेन ने लिया संकल्प, रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं इसमें। और इसमें जेट इंजन, युद्ध सामग्री, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम के लिए प्राथमिकता वाली सह उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए चल रक्षा सहयोग शामिल की बात हो रही है। भारत एटॉमिक्स से $3 अरब में हंटर किलर ड्रोन 16 स्काई गार्जियन व 15 सी गार्जियन भी खरीद रहा है, जिसका उद्देश्य चीन के साथ सीमा पर हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी तंत्र की मजबूत करना है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि MQ-9 जो आप देखते हैं कि 20 सशक्त ड्रोन खरीदेगा, इससे भारत के सशक्त बलों की खुफिया निगरानी व टोही क्षमताओं में वृद्धि होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दिशा में स्वागत किया है ना इसका। ये हमारा पड़ोसी चाइना है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और पड़ोसी अगर चाइना जैसे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। अमेरिका ने भारत को 297 प्राचीन कलाकृति सौंपी हैं और 2014 के बाद आप देखिए 640 कलाकृतियां वापस लाई गई हैं। अकेले अमेरिका से लाई गई हैं 578 प्राचीन कलाकृतियां। बहुत समय पहले आप देखते हैं क्या रहता था कि यहाँ से तस्करी के रूप में पुरानी मूर्तियां चली जाती थी ना दूसरे देश में, उन्हीं की बात हो रही है। ये प्राचीन कलाकृतियां लगभग 4000 वर्ष की अवधि की हैं। अधिकांश पुरावशेष पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां और जबकि अन्य पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी है और देश के विभिन्न हिस्सों के से संबंधित हैं। और विदेश मंत्रालय के अनुसार 10वीं-11वीं सदी के मध्य भारत की बलुआ पत्थर की अप्सरा और 15-16 आप देखते हैं कि 16वीं सदी के मध्य भारत के कांस के जैन तीर्थकर, 3वीं-4वीं सदी के पूर्व भारत के टेराकोटा फूलदान, दक्षिण भारत की 17वीं-18वीं शताब्दी ईस्वी की कांस की भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ सौंपी गई। पुरावशेषों में 15वीं-16वीं शताब्दी ईसा पूर्व की उत्तर भारत की बलुआ पत्थर के से निर्मित खड़े भगवान बुद्ध, 17वीं-18वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, ये आप देखते हैं कि ईस्वी पूर्व की भारत की कांस्य निर्मित भगवान विष्णु, 2000 से 1800 ईसा पूर्व के उत्तर भारत के तांबे की मानवाकार आकृति, 17वीं-18वीं सदी के दक्षिण भारत के कांस्य से बने भगवान कृष्ण और 13वीं-14वीं सदी के दक्षिण भारत के ग्रेनाइट से बने भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा भी शामिल है इसमें। चीन का आरोप, क्वाड की बांटो और राज करो की नीति है। चीन आप देखते हैं कि आरोप लगा रहा है। भविष्य के योद्धाओं पर तीनों सेनाओं का पहला कोर्स आज है। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने पहली बार तीनों सेनाओं के लिए भविष्य के युद्ध पर पाठ्यक्रम फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन किया है। यह नई दिल्ली में आप देखिए 23 से 27 सितंबर तक चलेगा इसमें। चलिए, अच्छी बात है।
यह पाठ्यक्रम आप देखिए भविष्य के युद्ध से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि भविष्य में युद्धों के कॉन्टेक्ट काइनेटिक नॉन काइनेटिक साइकोलॉजिकल या इंफॉर्मेशनल तरीकों के बारे में समझा जा सके। साथ ही उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके वे लड़े जाएं, चाहे वह साइबर स्पेस हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो। तत्काल इंटरनेट सेवा बहाल करे झारखंड सरकार। कोर्ट का आदेश के बिना अनुमति लिए सरकार बंद नहीं करे इंटरनेट सेवा। अवकाश के बावजूद विशेष अदालत में हुई सुनवाई। गृह सचिव हुए हाजिर। इसमें झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा ठप रखने पर नाराजगी जताई हाईकोर्ट ने। झारखंड चलिए आप लोग, ये आप देखिए झारखंड रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और ये आप देखिए बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। कब बनाया गया था? 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। ये आप देखेंगे राजनीति की बातें हो रही हैं और राजनीति हमारे देश में बड़ी ईमानदारी से होती है। और आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलता है। अगर टिकट ना मिले किसी नेता को तो वो अपनी विचारधारा एक तरफ कोने में रख के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो हमारे देश के नेताओं की बड़ी अपरंपार है लीला, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ हो जाएगा, अगर क्या ना मिले, टिकट ना मिले, कुर्सी ना मिले। हिमाचल प्रदेश में 200 में से 186 लोगों का जन्म 1 जनवरी को। मंडी में अन्य राज्यों के लोगों के पंजीकरण शिविर के दौरान हुआ उद्घाटन। हिमाचल में रह रहे अन्य राज्यों के लोगों के आधार कार्ड में गड़बड़ी की आशंका है। मुस्लिम समुदाय के पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचे सभी लोग। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी विंटर राजधानी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य बनाया गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सैफ प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। उदय भानु चिब युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस 60 लाख से ज्यादा दर्शक सिनेमा घरों में पहुंचे राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के अवसर पर। नेपाल में भारतीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर तैयार हो रहे हैं 2500 जिहादी। अभिसूचना विभाग की विशेष शाखा ने भेजी पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट। ये आप देख लीजिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पड़ोसी नेपाल से हमारी। जनजातियों के बीच जाकर काम करें स्वयंसेवक मोहन भागवत कह रहे हैं। आप देखते आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। राम राज्य की ओर बढ़ रहा है देश। ये आप देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, कहा नर और इंद्र अर्थात नरेंद्र नाम से सब कुछ संभव कर दिया। आज जिस चीज को भी स्वीकृति दी जाती है वह संभव हो जाती है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून का, तो बाढ़ पर बंगाल बाग के अंदर में टकराव तेज। राज्य के 2 अधिकारियों का इस्तीफा भी हुआ है। प्रदूषण से जंग में NCR का हर नागरिक बनेगा पर्यावरण प्रेमी। और CAQM ने जारी किया ग्रेफ के 4 चरणों के लिए सिटीजन चार्टर।
सिटीजन चार्टर क्या है? ग्रेप का पहला चरण से सैंडी खराब एक्यूट 201 से 300। अपनी गाड़ियों के इंजन की ठीक से ट्यूनिंग कराएं और गाड़ियों के टायर में हवा पूरी रखें। गाड़ियों का पीयूसी प्रमाण पत्र अप टू डेट रखें। रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद कर दें। हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वरीयता दें। वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप और समीर ऐप पर रिपोर्ट दर्ज करें। पौधे लगाएं। त्योहार इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं। पटाखे न जलाएं। जिन गाड़ियों की समय सीमा पूरी हो गई उन्हें नहीं चलाएं। ये सब कहा जा रहा है। बेंगलोर में कस्टम अधीक्षक से आप देखिए 25 लाख रुपए बरामद सीबीआई ने। आप देखते हैं कि जिन्हें आप रक्षक समझते हैं वही भक्षक, जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ आप समझते हैं वही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। चाइल्ड पॉर्न देखने पर पॉक्सो नहीं लगने की रूलिंग पर फैसला आज। हाईकोर्ट ने कहा कि निजी स्तर पर महज चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट और आईटी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। एक कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने अपनी टिप्पणी पर व्यक्त किया खेद। उन्होंने आप देखते हैं कि न्यायमूर्ति श्री सीसानंद ने हाल ही में न्यायिक कार्रवाई के दौरान एक कथित टिप्पणी की हुई थी और उसी पर आप देखिए पाकिस्तान, एक क्षेत्र को पाकिस्तान कह दिया था बेंगलोर की, उसी को लेकर बातें हो रही। ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने हस्तक्षेप की अपील की जा रही है। त्रिपुरा चकमा स्टूडेंट एसोसिएशन ने कहा है। ये बड़ी अशांति फैली है ना पश्चिम बंगाल में। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। स्वदेशी तकनीक से उच्च तापमान में भी कुशलता से काम करेंगे उपकरण। इलेक्ट्रिक वाहन, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन व औद्योगिक स्वचालन की दक्षता बढ़ाने में मिलेगी मदद। सामग्री से पतली व चिकनी फिल्में बनाना था चुनौती है। अब आप देखिए एक देश एक चुनाव की बातें हो रही हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं बार बार कि एक बार इस पर आप लोग जरूर एक सामान्य जानकारी रख लीजिए कि एक देश एक चुनाव क्या है और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसकी चुनौतियां बनी हुई हैं। अपना एक व्यू रखिएगा अपने पास बस। मोदी सरकार पूरे देश में सभी के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में बड़ी पहल की है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करने की जरूरत पर जोर देते हैं। भारत एक बड़ा देश है, ऐसे में वर्तमान व्यवस्था में देश कहीं भी न कहीं चुनाव होते रहते हैं। अलग अलग चुनाव कराने पर एक बड़ी रकम खर्च होती है। एक देश एक चुनाव का एक बड़ा फायदा यह है कि चुनाव खर्च कम हो जाएगा, साथ ही सरकारी मशीनरी, सुरक्षा बलों पर बोझ भी कम होगा। एक बार चुनाव निपट जाने पर अगले 5 वर्ष के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी और इससे देश के विकास को गति मिलेगी। हालांकि कुछ राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव का विरोध भी कर रहे हैं और देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के फायदे और इसकी राह में चुनौतियां की पड़ताल ही आज का अहम मुद्दा है। तो उसी पर बात करते हैं। एक तेज विकास की राह में बेकार है बार बार चुनाव होने से सरकार नीतिगत मोर्चे पर जरूरी फैसले लेने से हिचकती है। नीतिगत निष्क्रियता ऐसे देश के लिए बड़ा नुकसान साबित हो रही है जो तेज आर्थिक विकास के जरिए खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। और ये भी सही बात है, देख लिया ना, देश के लोकतंत्र को मजबूत देगी एक साथ चुनाव की व्यवस्था। लगातार चुनाव होने से नेताओं का ध्यान हमेशा चुनाव जीतने पर रहता है। राजनीतिक माहौल सत्यतापूर्ण बना रहता है। एक साथ चुनाव होने से राजनेता 5 वर्ष तक जनहित पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। यह असली चुनावी सुधार है। ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा क्या कर लीजिए, इससे देख लीजिए थोड़ा। और ये आप देखिए भारत इसमें नई नहीं है एक साथ चुनाव की व्यवस्था। एक देश एक चुनाव के पीछे मूल विचार लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव हर 5 वर्ष में एक साथ कराना है और इसके पीछे लक्ष्य देश में बार बार चुनाव की जरूरतों को खत्म करते हुए समय व संसाधनों की बचत करना है। यह विचार नया नहीं है। चुनाव आयोग ने पहली बार 1982 में इसका प्रस्ताव रखा था। 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ ही होते थे। 1968-69 में कई विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया था। 1970 में लोकसभा की भी अपनी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ऐसे में एक साथ आम चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव का सिलसिला टूट गया और चुनाव अलग अलग
होने लगे। ये आप लोग वहां बता दीजिए, जब कहीं आप लिख रहे हैं दूसरे देशों में भी होते हैं एक साथ चुनाव, तो दूसरे देशों का भी उल्लेख कर दिया करिएगा। विश्व के कई देश एक साथ चुनाव कराते हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव हर 5 वर्ष में एक साथ कराए जाते हैं। वही स्थानीय निकायों के चुनाव 2 वर्ष के बाद आते हैं। इसी तरह से स्वीडन में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों के चुनाव हर 4 वर्ष में एक साथ होते हैं। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा भी सभी चुनाव एक साथ होते हैं। अमेरिका में हर 4 वर्ष में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। अमेरिका, कनाडा में एक साथ चुनाव की व्यवस्था सफलता के साथ संचालित की जा रही है। काम एक फायदे ने बेहतर शासन की बात हो रही है। अब आप देखते हैं इसके फायदे आपको बताए जा रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। बेहतर शासन में आम चुनाव और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव जब अलग अलग समय पर होते हैं तो सरकारी मशीनरी और सरकारों को चुनाव पर फोकस करना पड़ता है। इससे विकास कार्य और प्रशासन के कार्य बाधित होते हैं। वहीं सभी चुनाव एक साथ होने से सरकारी नीतियां बनाने, उनको लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनको बार बार चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना पड़ता है। पैसे और संसाधनों की बचत देश में एक बार चुनाव होने से वित्तीय बोझ काफी बढ़ गया। और उदाहरण के लिए 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव का खर्च करीब 11 करोड़ था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव का अनुमानित खर्च आप देखिए कि 60,000 करोड़ रुपए था। और एक देश एक चुनाव में न सिर्फ चुनाव खर्च कम होगा बल्कि सुरक्षा कर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों पर बोझ भी कम होगा। इससे देश संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर पाएगा। ये आप देखते हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश तो बार बार चुनाव की वजह से नेताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के लिए लगातार फंड जुटाना पड़ता है। कई बार इसके लिए भ्रष्ट तरीके के अपनाए जाते हैं। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था में चुनाव 5 वर्ष में एक बार होंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों पर बार बार फंड जुटाने का दावा नहीं रहेगा। जाहिर है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है और इससे स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय स्थिरता, बार बार चुनाव होने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर चुनाव से पहले मतदाताओं को समर्थन हासिल करने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करने का दबाव कम होगा और इससे केंद्र और राज्यों का वित्तीय प्रबंधन भी बढ़ेगा। और चुनौतियां भी कम नहीं है इसमें। संवैधानिक बाधाएं, तो भारत का संविधान में लोकसभा और राष्ट्र विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए तय किया गया है। हालांकि इनको समय से पहले भंग किया जा सकता है। अगर सरकार अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही बीच में गिर जाती है तो इससे एक साथ चुनाव का चक्र बाधित होगा, लॉजिस्टिक की चुनौतियां पैदा होगी। इसमें आप देखते हैं समिति कह रही कि जो बाकी का कार्यकाल रहेगा ना उसके लिए समय के लिए चुनाव होगा अगर कोई सरकार गिर जाती है तो। जो लॉजिस्टिक की चुनौतियां, एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन और प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होगी। जाहिर की इससे बड़े पैमाने पर संसाधनों का निवेश करना होगा। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, बार बार चुनाव होने से मतदाताओं को नियमित तौर पर अपनी राय व्यक्त करने और सरकारों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराने का मौका मिलता है। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था से मतदाताओं की यह क्षमता सीमित हो जाएगी। राजनीतिक दल को भी बार बार चुनाव से मिलने वाला फीडबैक नहीं मिल पाएगा। एक बात आपको मालूम है, ये बात किस तरह से की जा रही है कि अभी कम से कम आपके जो नेता 5 साल में 2-4 बार दिख जाते हैं ना, वो नहीं दिखेंगे। उन्हें मालूम है कि एक बार चुनाव हो जाएगा तो 5 साल गायब। तो वही कह रहे हैं, उन्हें डर रहता है कि अब चुनाव फिर से होंगे, कहीं विधानसभा के स्थानीय चुनाव होंगे तो उसमें हमारी पार्टी को नुकसान होगा, हमें नुकसान होगा अगर हम इनसे जनता के हालचाल पूछने नहीं गए तो। एक ही पार्टी के प्रभुत्व का जोखिम, अध्ययन से पता चलता है कि एक साथ चुनाव होने पर इस बात की संभावना अधिक रहती है कि एक ही पार्टी राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव जीत हासिल करे। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। जैसे देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं तो दिल्ली में देखिए विधानसभा में जो सीटें हैं उसमें बीजेपी को नहीं मिलती हैं, लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीट मिलती हैं। और जो दिल्ली के स्थानीय मुद्दे रहते हैं जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी हार जाती है। तो ये क्षेत्रीय दलों को भी डर है कि अगर राष्ट्रीय चुनाव हुए, राष्ट्रीय चुनाव साथ में हुए आपकी लोकसभा और विधानसभा, और आप सोचिए कि अगर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे तो उन्हें नुकसान होगा, उन्हें कम सीटें मिल सकती हैं। तो ये सब चुनौतियां भी आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी थोड़ा अच्छे से आप लोग समझदार हैं, मुझे लगता है थोड़ा फोकस किया करिएगा। चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। मेगा स्टार है ना, नहीं की बात हो रही है। 22 सितंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसी दिन मेगा स्टार ने 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। ये आप देखिए 36 स्टार्टअप्स ने 62.8 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। क्षतिपूर्ति से जारी रहने से सस्ती नहीं होंगी कारें, वाहन व अन्य महंगी वस्तुओं पर इस कर की वसूली मार्च 2026 के बाद भी जारी रखने पर केंद्र राज्य सहमत हुए हैं। 12,953 करोड़ रुपए वसूली किए गए जुलाई में शेष के तौर पर। ईवी के इलेक्ट्रिक वाहन को छोड़कर अन्य कारों पर 1 से 22% तक लगा है सेस।
और आप देखते हैं वाहनों पर यह क्षतिपूर्ति शेष 28% जीएसटी की अतिरिक्त होती है और 17% शेष लगता है ब्रिज व क्रेटा जैसी कार्यों पर। जीओ जीओएम तय करेगा रकम का बंटवारा भी। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए 25% जुटेगा जीओएम, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी व्यवस्था लागू हुई थी, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चालू वित्त वर्ष में 7% हो सकती है भारत की वृद्धि दर। नेशनल निवेश सलाहकार फर्म डेलाइट के सीईओ ने जताया अनुमान। जीडीपी वृद्धि को प्रभावित करेंगे वैश्विक भू राजनीतिक संकट। चलिए जीडीपी के बारे में बताइए आप लोग, क्या होता है जीडीपी। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स की भी। सितंबर में 1.5% से ज्यादा बढ़ा सोने का मूल्य। जुलाई में कोयला आयात में 41% की वृद्धि हुई है। नोकिया सैमसंग में से 5G उपकरण खरीदेगी वोडाफोन। याट पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार का अवसर, सोनोवाल कह रहे हैं। केंद्रीय पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री हैं। अगले महीने शुरू होगी बजट बनाने की प्रक्रिया। इक्विटी में 33,000 करोड़ के पार पहुंचा एफबीआई निवेश। चालू कैलेंडर में 76,572 करोड़ रुपए हुआ इक्विटी में एफपीआई निवेश। शीर्ष 10 में 6 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.97 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। विभिन्न देशों में निवेश ऑफिस खोलेगा भारत भी, ये भी बात हो रही। बजट की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत की गई है इसकी बात, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। लेन देन शुल्क लगने पर यूपीआई का प्रयोग बंद कर देंगे 3/4 उपभोक्ता। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए लेन देन बढ़ा है। इसको देखते हुए फिनटेक उद्योग की बड़ी कंपनियां और बैंक सरकार से यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क वसूलने की मंजूरी मांग रही है। यह ठीक उसी तरह शुल्क है जैसा वह डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लेनदेन का मर्चेंट या कारोबारियों से वसूलते हैं। लोकल सर्किल्स के एक सर्वे में सामने आया है कि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने पर 3/4 उपभोक्ता इसका उपयोग बंद कर देंगे। 2,000 रुपये से कम यूपीआई लेनदेन पर शुल्क को लेकर जीएसटी की फिटमेंट कमेटी ने दिए सुझाव। छोटे कारोबारी उपभोक्ता इंटरनेट मीडिया पर जता रहे हैं इसकी चिंता। तो यही बातें हो रही है। अपनी ताकत और कर्मचारियों को जानते हैं सच्चे नेता, जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे लोकसभा अध्यक्ष हमारे। ये 2 दिवसीय 10वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संसदीय समिति को वक्फ विधेयक पर मिली 1.2 करोड़ से अधिक प्रतिक्रियाएं। ईमेल प्रतिक्रियाओं की जांच और दर्ज करने के लिए 15 अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई। कट्टरपंथी भगोड़े जाकिर नाइक ने की है विधेयक का विरोध करने की अपील। और इसमें आप देखते हैं जेपीसी को भेजा गया ना वक्फ संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों में 111 शहरी वनों को मिली मंजूरी। इसमें आप देखेंगे लोकसभा सदस्य की शिकायत सेबी प्रमुख के विरुद्ध जांच के लिए अपर्याप्त है, लोकपाल कह रहा है। लोकपाल ने शिकायतकर्ता को हल्फनामा दाखिल कर आरोप स्पष्ट करने को कहा। लोकपाल ने आदेश में सेबी प्रमुख और शिकायतकर्ताओं के नाम नहीं किए उजागर। सेबी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। लोकपाल तो ऐसा कहा जा रहा था जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था कि कोई जादू की छड़ी आएगी और पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए लोकपाल आ चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार मुझे लगता है कि बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई भी संस्था बना दें, कोई नियम कानून लाएं, उससे जरूरी है कि हम लोगों में जिम्मेदारी हो और हर स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप देखते हैं कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, नेता भी जिम्मेदार हैं। हर जगह आप देखते हैं कि बिना पैसे की भ्रष्टाचार की बातें भी नहीं होती हैं। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मार्क्सवादी विचारधारा वाले दिशा नायक होंगे श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति। देश के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना के बाद हुआ फैसला। नए राष्ट्रपति आज लेंगे शपथ। वर्तमान राष्ट्रपति विक्रम सिंह के तीसरे स्थान पर हैं। मजदूर के बेटे पार्टी चीन समर्थक हैं, ये याद रखिएगा। 2000 में पहली बार सांसद बने थे। पार्टी की छवि को भी इन्होंने बदला हुआ है, ये आप देख लीजिए। ये श्रीलंका है। पाक जलडमरू भंडार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच आपको देखने को मिलेगी। छात्र राजनीति में उनका प्रवेश हुआ था। 1987 से 89 के दौरान सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करते रहे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ट्रंप ने कमला हैरिस के साथ एक और बहस से किया इनकार।
बाकी आप देख रहे हैं दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। एक तरफ रूस यूक्रेन में, एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह में चल रहा है, हमास में चल रहा है। भारत का भगोड़ा जायक नाइक अक्टूबर में जाएगा पाकिस्तान। एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारक है ना, भारत से भगोड़ा भी है। ईरान की कोयला खदान में मेथेन रिसाव के कारण हुई विस्फोट में से 31 की मौत। बच्चों की सुरक्षा पर गूगल व इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ बैठक हो रही। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और एनसीपीसीआर के बारे में जरूर रखिएगा। इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर रखा करिएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड की बात हो रही। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आजकल आप देखिए जिस तरह की सामग्री सोशल मीडिया गूगल पर परोसी जा रही है वो बड़ी चिंताजनक है। तो इसलिए होना भी चाहिए और माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों पर। ठीक है, अच्छी बात है, नई सदी है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अद्भुत उपलब्धि का अविस्मरणीय क्षण है। भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सियाचिन से लेकर निकोबार आइलैंड की इंदिरा पॉइंट तक 5500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इससे साइकिल चालकों ने देश के दक्षिणी बिंदु पर राष्ट्रीय ध्वज के पानी के अंदर फहराया। यह एक अविस्मरणीय क्षण था जो देश के सैनिकों की दृढ़ता, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। एक खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि एक एक बॉल देखते होंगे आप लोग। पहली बार दोनों वर्गों में जीता और 3000 से अधिक प्रदर्शन अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने कुकेश। चलिए, भाई बहन है प्रज्ञानंद वैशाली, ये भी याद रखिएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उमेश को स्वर्ण और सुकांत समेत 3 को चांदी। उमेश विक्रम ने रविवार को साराकार्ता में आयोजित इंडोनेशिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि सुकांत कदम शिवाराजन और सोलाईमलई और मनदीप कौर ने अपना स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया में पंत बुमराह होंगे अहम, ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान कह रहे हैं। ब्राजील के हदाद माइया ने जीता कोरिया ओपन। अनमोल ने लगातार दूसरा खिताब जीता। खेल डायरी की बातें हो रही है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। दलीप ड्रॉ की बात हो रही है। मयंक की अगुवाई में भारत ए बनी चैंपियन। ओजस्वी राष्ट्र चिंतक कवि दिनकर। तिरुपति लड्डू मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। इसमें कहा जा रहा है मछली के तेल की बातें हो रही हैं और आप देखते हैं कि चर्बी मिलाने की बात हो रही है ना, विवाद उठा तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। जांच होनी चाहिए, देखिए जो भी है सच्चाई सामने आनी चाहिए। मंदिर प्रबंधन के लिए आध्यात्मिक नेताओं की सीमित समिति बने, श्री रविशंकर कह रहे हैं। अखाड़ा परिषद तैयार करवा रहा है सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का प्रारूप। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त जज व हिंदू अधिकारियों को शामिल करने के सुझाव भी दिया जा रहा है। ऊंच नीच का भाव मिटाने को 10,000 स्थानों पर वाल्मीकि जयंती मनाएगी विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के बारे में याद रखिएगा, किसकी बात हो रही है? विश्व हिंदू परिषद की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। यहां भी आपको देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। जोहान ऑस्टरमेयर के नाम जारी फ्लैश लाइट के लिए पहला पेटेंट मिला। 1930 में आज ही के दिन जर्मनी के जोहान ऑस्टरमेयर ने फोटोग्राफिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली फ्लैश लाइट के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। इसी वर्ष इसे जनरल इलेक्ट्रिक ने बाजार में पेश किया था। आधुनिक फोटोग्राफिक सुरक्षा फ्लैश लाइट इसी डिजाइन से विकसित हुई। जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की नेपच्यून ग्रह की खोज और 1846 में आज ही जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले, उनके सहायक और हेनरिक लुइस ने बर्लिन वेधशाला में दूरबीन की मदद से नेपच्यून ग्रह की खोज की थी। यह खोज नेपच्यून की स्थिति की गणितीय गणना पर आधारित थी। समुद्र के रोमन देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया। प्रेम चोपड़ा ने खलनायकी को दिया नया आयाम। अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म 1935 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के लाहौर अब पाकिस्तान में हुआ था।
कॉलेज के दौरान ही नाटकों के अभिनय में अभिनय करने लगे। 1960 में मोड़ मोड़ के ना देख फिल्म में से कैरियर की शुरुआत की थी। 1964 में वो कौन थी फिल्म में पहली बार खलनायक बने। तीसरी मंजिल और उपकार फिल्मों के बाद खलनायक के रोल की बाढ़ आ गई। बाबी फिल्म का उसका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा आज भी दर्शकों के जहन में ताजा है। प्रेम चोपड़ा आज भी अभिनय में सक्रिय है। घातक गिल यूब्लास्टोमा के इलाज के लिए खोजी गई दवा और ETH ज्यूरिक के प्रोफेसर वेरेंडर स्नाइडर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने अवसाद रोधी एक रसायन की खोज की है। शोध दल ने 40 रोगियों के ट्यूमर ऊतकों पर 130 विभिन्न एजेंटों का परीक्षण किया है। अच्छी बात है। ऐसे किया गया क्लिनेक्टराइड ETH ज्यूरिक और USZ शोधकर्ताओं का समूह 2 क्लिनिकल परीक्षण तैयार कर रहा है। एक में आप देखिए ग्लियोब्लास्टोमा के रोगियों का मानक उपचार सर्जरी आप देखेंगे, कीमोथेरेपी विकिरण के अलावा बोटियोस्टेन से इलाज किया गया। दूसरे रोगियों को अलग दवा दी गई। अध्ययन के सहलेखक माइकल वेलर का कहना है कि बोटियोक्वेस्टिन का लाभ यह है कि यह सुरक्षित और बहुत किफायती है। चूंकि दवा को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए इसे किसी जटिल स्वीकृति प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। यह जल्द ही इस घातक मस्तिष्क ट्यूमर के लिए मानक चिकित्सा का पूरक बन सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ऑन्कोलॉजिस्ट जल्द ही इसका इस्तेमाल कर सके। विश्व गुलाब दिवस पर जगमगाता पुल। याद देखिए दिवस कैंसर रोगियों के कल्याण दिवस के रूप में पहचाने जाने वाले विश्व गुलाब दिवस का आयोजन 22 सितंबर को किया जाता है। मुंबई स्थित बांद्रा वर्ली से लिंग भी इस दिन के अवसर पर खूबसूरत रोशनी से जगमगाता नजर आया। इस पहल का उद्देश्य कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित लोगों को के लिए सहायता प्रदान करना है। और आप देखते हैं कि अब तो आप लोग भी जानते हैं कि हर इलाज हो चुका है हर तरह की, लेकिन वो थोड़ा जागरूकता कम है लोगों में, थोड़ा महंगा भी है। किडनी फेल होने के खतरे को कम करने में बैरेट्रिक सर्जरी सहायक अनुसंधान कर रहा है। पित्तरक्षा कोशिकाओं की गतिविधियों को बढ़ाता है बुखार। शोधकर्ताओं ने अप्रत्याशित खोज की सहायक टी कोशिकाओं ने माइटोकॉन्ड्रियल तनाव और DNA क्षति विकसित की है और साइंस इम्यूनोलॉजी जर्नल में निष्कर्ष विकासित किया गया है। पांडा को निहार रहे थे पर्यटक, भौंकने से चौंके। चलिए आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए। 100% देंगे तो 100% आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा। धन्यवाद।